हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कक्षा 12वीं में, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि विकास की महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन कीजिए। अथवा में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कृषि विकास की नीतियों का वर्णन कीजिए। कहने का मतलब ये है कि प्रश्न ये कह रहा है आपसे, या आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, उसके बाद जो कृषि की विकास की नीतियां हैं, कौन कौन सी नीतियों का अपनाया गया तथा कृषि को बढ़ावा मिला। तो आइए हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी नीतियां हैं और सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे लिए कौन कौन से साधन कृषि के लिए सुझाए गए थे। तो आधुनिक उपकरणों का प्रयोग। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में परंपरागत उपकरणों के स्थान पर नए और आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा। कहने का मतलब ये है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो पुराने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था, अब उनके स्थान पर नए उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा। इन नए यंत्रों के प्रयोग ने खेती को सरल बना दिया, यानी सरलता से जो पहले कृषि में कठिनाई होती थी, अब उसको करने में हमें सरलता हो रही थी। इन नए यंत्रों में ट्रैक्टर, बिजली की मोटरें तथा सिंचाई के लिए ट्यूबवेल आदि शामिल है। कहने का मतलब है, पहले जो हल से जुताई की जाती थी बैलों के माध्यम से, अब वो जुताई ट्रैक्टर से होने लगी। पानी सिंचाई की व्यवस्था के लिए बिजली की मोटरें आ गईं और ट्यूबवेल आदि शामिल हैं, यानी ट्यूबवेल का प्रयोग भी हम सिंचाई के लिए करने लगे। उन्नत बीज माने अच्छी किस्म के बीज। पहले हमारे भारत में जो गेहूँ होता था, यानी जो गेहूँ की फसल होती थी, उसमें पानी अधिक लगता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, मैक्सिको में गेहूँ तथा फिलीपीन से चावल की अधिक उत्पादन वाली किस्में मंगवाई गई। यानी हमारे देश की सरकार ने क्या किया कि बाहर से, विदेशों से अच्छी किस्म के बीज मंगवाए गए। यह किस्में सबसे पहले पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश व गुजरात के सिंचाई वाले क्षेत्रों में उत्पादित की गई। यानी इन फसलों को सबसे पहले वहाँ पर उगाया गया, वहाँ पर लगाया गया जहाँ पर पानी की पर्याप्त मात्रा थी। फिर है हरित क्रांति। हरित क्रांति आपने पहले पढ़ा होगा कक्षा 9 में, 10 में, 11 में। ये वह प्रश्न है जो हर साल हर कक्षा में आपसे 99% पूछा ही जाता है। तो हरित क्रांति क्या होती है? हरित क्रांति होती है कृषि को बढ़ावा देना। कृषि एवं खाद्यान्न का बढ़ावा मिलता है, जिसमें कृषि विकास की वृद्धि तथा खाद्यान्न के उत्पादन को हरित क्रांति कहा गया है। इससे देश खाद्यान्नों के उत्पादनों में आत्मनिर्भर बनता है। यानी हम विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न इस नीति के आधार पर अपनाते हैं। उर्वरकों का प्रयोग। उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ी, जिससे फसलों का भी विकास हुआ। यानी एक ही प्रकार की फसलें बोने से जो मिट्टी की जो उपजाऊपन की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। वो धीरे हम उर्वरकों का प्रयोग करके उसको हम स्थायी कर पाते हैं, ताकि वह जल्दी से क्षीण ना हो जाए। फिर है आपका कीटनाशकों का प्रयोग। फसलों में कीड़े तथा बीमारियों से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कीटनाशकों का प्रयोग क्या होता है कि हमारी फसलों में जो कीड़े लग जाते हैं, जो बीमारियां हो जाती हैं, कीटनाशकों के छिड़काव से उनमें ये बीमारियां नहीं हो पाती हैं। आपने देखा होगा सरसों की खेती जब होती है तो उसमें पंखी टाइप की लग जाती हैं, जिसको बुंदेलखंडी की भाषा में म्याऊं बोलते हैं। आपने देखा ही होगा। और ये जो होते हैं छोटी छोटी पंखी टाइप की होती हैं, और जैसे हम गाड़ी वाहन चलाते हैं या ज़्यादा पीले कपड़े पहनते हैं तो हमारी ओर आकर्षित होते हैं। इन दवाइयों से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। जब
पौधे में रोग ही नहीं होगा तो फसल भी अच्छी होगी। इसका आखिरी पॉइंट है कृषि जलवायु नियोजन। योजना आयोग ने 1988 में कृषि विकास में प्रादेशिक संतुलन को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि जलवायु नियोजन आरंभ किया, जिससे कृषि, पशुपालन तथा जल कृषि के विकास पर बल दिया गया। यानी सरकार ने एक जलवायु नियोजन जो संतुलन है उसके बारे में एक योजना आरंभ की है, जिसमें आपको कृषि, पशुपालन तथा कृषि विकास के जो साधन है उस पर बल दिया गया है। आइए इसी में अगला प्रश्न है, भारत में नहरों द्वारा सिंचाई के गुणों व अवगुणों का उल्लेख कीजिए। या अथवा भारत में नहरों द्वारा सिंचाई के लाभ तथा हानि लिखिए। इन दोनों में से आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आपको उत्तर यही लिखना है। कई बार आपको घुमाने के लिए वो थोड़ा प्रश्न घुमा देते हैं, आपको उससे परेशान नहीं होना है। भारत में नहरों द्वारा सिंचाई के लाभ क्या हैं, हानि क्या है? पहले तो आप शॉर्ट में समझिए। लाभ ये है कि आपको जो पानी की कमी होती थी उससे आपको पानी की कमी नहीं होगी, सूखा भी नहीं होगा। अगर सूखा होगा भी तो नहरों से आपको सिंचाई का पानी मिल जाएगा, यानी आपकी खेती होती रहेगी। और ये होता है कि अगर नहरों में ज़्यादा पानी आता है, नुकसान क्या होगा कि आपने देखा होगा कि जब किसी खेत में ज़्यादा पानी चला जाता है तो वो कृषि योग्य नहीं रहता, क्योंकि वो दलदली क्षेत्र हो जाता है, उसमें ट्रैक्टर नहीं जा सकता आपका, और आप हल भी नहीं चला पाते क्योंकि उसमें पैर अंदर धंस जाते हैं मिट्टी में। आइए पढ़ते हैं कि इसमें क्या है। भारत में नहरों द्वारा सिंचाई से होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं। पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसके लाभ पढ़ेंगे कि आपकी सिंचाई से क्या लाभ है। वर्षा न होने पर या सूखा होने पर वह क्षेत्र जहाँ से नहर गुजरती है वहाँ नहर सिंचाई का उपयुक्त साधन है। आपको पता है कि अगर कभी बारिश नहीं हुई तो आप नहर का पानी प्रयोग करके आप अपने खेत की सिंचाई कर सकते हैं, तो ये तो बहुत अच्छा है। जल फसल के अनुसार पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाता है। यानी आपको कितना जल चाहिए, यानी नहर आपके खेत से जा रही है तो आपको जितना पानी चाहिए आप अपने उस खेत में उतना पानी डाल सकते हैं। हाँ, नहरें कृषि कार्य में बार बार सिंचाई की आवश्यकता होने पर जल उपलब्ध कराती हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको पता होगा गेहूं की कृषि में क्या होता है, 3 से 4 बार पानी लगता है, और फिर कुछ मानसून के हिसाब से होता है पानी, या मानसून के हिसाब से पानी अगर गिर जाता है तो कम सिंचाई होती है, फिर नहीं तो फिर हमें सिंचाई करनी पड़ती है। तो नहरें कृषि कार्य में बार बार सिंचाई की आवश्यकता होने पर जल उपलब्ध कराती हैं। कहने का मतलब है कि नहरें अगर जाती हैं तो हमें जितनी बार भी जल की आवश्यकता होती है हमको वो वहाँ से मिल जाता है। नहरों का प्रयोग जल परिवहन तथा जल विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। यानी बड़ी नहरें होती हैं तो उसका प्रयोग उन नहरों में हम क्या करते हैं, जल विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, यानी बिजली बनाने का काम हम वहाँ पर कर सकते हैं। नहरों द्वारा सिंचाई लागत में न्यून होती है। यानी अगर नहरों से अगर हम सिंचाई करते हैं तो उसमें हमारा खर्चा बहुत ही कम होता है। हाँ, अब हम क्या पढ़ेंगे, भारत में नहरों द्वारा सिंचाई से होने वाली हानि या क्षति या अवगुण। अब इसमें ये 3 क्या हो गए, हानि, क्षति और अवगुण। तो कहने का मतलब है चाहे आपसे हानि पूछे, चाहे आपसे क्षति पूछे, चाहे आपसे अवगुण पूछे, ये तीनों एक ही हैं। आपको घुमाने के लिए या मतलब आपका दिमाग को हटाने के लिए आपको ये प्रश्न हटाकर दूसरी सिरे से दे दिया जाता है। तो नहरों में समय समय पर पानी छोड़ने से फसलों के सूखने की आशंका रहती है। अब इसका अवगुण ये हो गया, कहने का मतलब ये है कि हमें पानी चाहिए। अब उस समय जिस समय हमें पानी चाहिए और उस समय अगर हमें पानी नहीं मिलता है तो क्या होता है, तो क्या होगा, हमारी फसल सूख सकती है। ये इसका एक क्या हो गया,
अवगुण हो गया, आप हानि समझ लीजिए, ठीक है। नहरों में जल बहने के कारण आसपास के क्षेत्रों में पानी भर जाता है। नहरों के निर्माण में बांध बनाए जाते हैं। नहरों के जल बहने के कारण आसपास के क्षेत्रों में पानी भर जाता है। अब मान के चलिए नहर जा रही है और नहर जहाँ पर ख़त्म होगी, पानी कहाँ जाएगा? तो पानी आसपास के क्षेत्रों में भर जाता है, जिससे हमें नुकसान होता है। तो नहरों के निर्माण में बांध बनाए जाते हैं, यानी बांध भी बनाए जाते हैं। इस प्रवाह के कारण नदी तल में मिट्टी जमने लगती है। यानी अगर ये नहर किसी तालाब में या नदी में जोड़ी जाती है तो जो ये पानी बहता है ये अपने साथ कंकड़ पत्थर लेके जाता है। आपने बागर और खादर पढ़ा ही होगा। तो क्या होता है, नदी तल में मिट्टी मतलब जो नदी होती है उसके तल में नीचे नीचे मिट्टी जमने लगती है, जिससे पानी क्या हो जाएगा, फिर पानी वहाँ पर कम होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नीचे मिट्टी का जमाव हो गया है। और वर्षा जल को ग्रहण नहीं कर पाती, देखिए जमने लगती है, जिससे नदी उथली हो जाती है और वर्षा जल को ग्रहण नहीं कर पाती। यानी जो नहरों का पानी जब नदियों में जाता है तो मिट्टी जमा देता है, जिससे जो वर्षा का पानी जो होता है वो क्या होता है, नदियाँ ग्रहण नहीं कर पाती, मतलब नदियों का जल स्तर वो बहने लगता है। इस कारण निकट क्षेत्रों में बाढ़ की आशंका रहती है। यानी जब नदी उथली हो जाएगी तो उसमें पानी नहीं मतलब इकट्ठा हो पाएगा, इकट्ठा नहीं होगा तो फैलेगा, और फैलेगा तो जो आसपास का क्षेत्र होगा वहाँ पर बाढ़ की आशंका हो जाती है। नहरों द्वारा सिंचाई केवल मैदानी भागों में हो सकती है। यानी ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर नहरें पर्वतों पर बनाई जाएं तो वहाँ पर सिंचाई का साधन नहीं हो सकते, क्योंकि पर्वतों पर ढलान होती है और हमेशा पानी ढलान से नीचे ही जाता है। तो नहरों द्वारा सिंचाई केवल मैदानी भागों में हो सकती है। यानी ये नहरें केवल मैदानी क्षेत्रों के लिए ही उपयुक्त हैं, पर्वत या पठारी इलाकों में नहीं, क्योंकि पर्वत पठारी क्षेत्रों में नहरें खोदना कठिन है। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में भी नहरें खोदना कठिन है और पठारी क्षेत्रों में भी ये नहरें खोदना कठिन है। आशा है आपको ये दोनों प्रश्न बहुत समझ में आए होंगे। इसके लिए आपको ये बताएं, ये हमने जो प्रश्न किया है कि इससे पहले जो हमने प्रश्न किया है वो प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और इसी प्रकार अपने नोट्स क्लियर करते जाइए, क्योंकि हम आपको कक्षा 12वीं के सभी प्रकार के नोट्स बनवाते जा रहे हैं क्लास बाय क्लास, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।